सो हेलो माय कूल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कूल गुरुकुल। तो जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है पैनक्रियाज। तो जो भी टॉपिक आप लोग कर रहे हो, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो आप करने वाले हो वो क्या चीज़ है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है और कैसे दिखाई देती है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी इस चीज़ की होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी टॉपिक उठा लिया और उसके बाद उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया और पता ही नहीं है कि वो दिखता कैसा है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और पूछ लो तो होता होगा कहीं पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले पता करना है कि होता क्या है, उसके बाद कहाँ प्रेजेंट है और कैसा दिखाई देता है। अगर ये वीडियो आपके काम की है तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें और पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पैनक्रियाज होता है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन होता है, ऑर्गन ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जैसे कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाते होंगे, आपको पता ही होगा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और उसका पूरा डायग्राम भी आपको आता होगा। स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स विद। डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने के दौरान ही आप पैनक्रियाज भी ड्रॉ करते होंगे, अगर आपको याद हो तो जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते होंगे तो उसमें पैनक्रियाज भी बनाते होंगे, थोड़ा सा याद करो। तो वही डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और आज हम यही करने वाले हैं। लोकेशन कहाँ पे होती है? बिहाइंड द स्टमक। स्टमक के बिहाइंड, पीछे इसकी लोकेशन होती है अपर लेफ्ट एब्डोमेन। डायग्राम में देखिए, अपर लेफ्ट एब्डोमेन इसकी पोजीशन है, लेफ्ट वाली साइड पे थोड़ा सा प्रेजेंट होता है बॉडी के, और बिहाइंड द स्टमक। और इसके आसपास बहुत सारे ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसमें प्रेजेंट होते हैं लाइक स्टमक के अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर एंड स्प्लीन जैसे ऑर्गन्स इसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आसपास वाले ये ऑर्गन्स हैं। और ये होता कैसा है? स्पंजी टाइप होता है, स्पंजी होता है, थोड़ा सा स्पंज टाइप होता है। और साइज इसका होता है 6 to 10 इंचेस लॉन्ग, लंबाई में होता है। और 6 से 10 इंच तक इसकी लंबाई हो सकती है। शेप जो होता है इसका क्या होता है? फ्लैट पियर की तरह भी बोल सकते हो, फ्लैट पियर, और फिश की तरह भी बोल सकते हो जो कि हॉरिजॉन्टली बढ़ा होता है। ठीक है, और आप लीफ की तरह भी बोल सकते हो कि इसका शेप हो सकता है। हॉरिजॉन्टली कैसे होता है इसका पोजीशन? जैसे ये आपकी बॉडी है सीधी, और बॉडी के अंदर स्टमक के पास ये हॉरिजॉन्टली होगा ऐसे। ठीक है, इस पोजीशन को हॉरिजॉन्टल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसकी पोजीशन होती है जैसे कि आपने डायग्राम में अभी पिक्चर में देखा। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी पैनक्रियाज के बारे में, कि पैनक्रियाज क्या होता है, कहाँ पे होता है, कैसा दिखाई देता है। तो बेसिक सी चीज़ें जानने के बाद आपको ये ज़रूरी है कि आप देख लें कि पैनक्रियाज कैसा दिखता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलिए देखते हैं, स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बॉडी में लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा प्रेजेंट होता है। और देखिए स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे मैंने बताया था लीफ टाइप, कुछ फिश टाइप भी दिख जाता है, फ्लैटेंड पियर शेप भी दिख जाता है इसका। तो राइट हैंड साइड जो इसका पोर्शन अगर हम देखते हैं तो इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम पार्ट। जैसे कि आपको पता होगा स्टमक के बाद ही स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं ड्यूडिनम। तो इसके ऊपर ही गॉल ब्लैडर देखने को मिल जाएगा आपको। गॉल ब्लैडर हम कर चुके हैं, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट साथ में ही लगता हुआ ये स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, जिसे पैनक्रियाज बोलते हैं। तो जो ब्रॉडर पार्ट है वो उसे हम स्टार्ट करते हैं हेड से। ठीक है, और लास्ट में देखिए बहुत ही थिन स्ट्रक्चर होगा जिसे हम कहेंगे टेल। तो सबसे पहले आ जाता है हेड, उसके बाद के पोर्शन को बोल देंगे नेक, उसके बाद बोलेंगे बॉडी, और लास्ट वाला क्या है? टेल है। तो हेड, नेक, बॉडी, टेल, सिंपल फॉर्मूला जो हर चीज़ में होता है। तो इसके ऊपर आप गोल गोल से स्ट्रक्चर देख सकते हो, और इस गोल गोल से स्ट्रक्चर को बोलते हैं लोब्यूल। लोब्यूल आप कहीं और भी पढ़ चुके हैं, आपका अगर याद हो, जब हमने ईयर का पार्ट किया था तो ईयर का जो जहाँ पे ईयरिंग्स डाले जाते हैं उस पोर्शन को कहते हैं लोब्यूल। तो ऐसे ही कुछ गोल गोल से स्ट्रक्चर इस चीज़ के ऊपर, पैनक्रियाज के ऊपर बने हुए हैं, तो इसे भी लोब्यूल कह देते हैं। ठीक है, ये लोब्यूल्स प्रेजेंट है पैनक्रियाज के ऊपर है। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं फंक्शन एंड वर्किंग। फंक्शन और वर्किंग में पैनक्रियाज को थोड़ा खोलेंगे, मतलब चीर फाड़ करेंगे, उसके अंदर देखेंगे क्या प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब ये है, अभी तो हमने बाहर से देखा कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा दिखाई देता है। फंक्शंस में इसके अंदर देखना जरूरी है, तो वो भी पिक्चर आपको दिखाई जाएगी और उसके साथ साथ ही आपको समझाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, फंक्शन एंड वर्किंग कैसे होती है पैनक्रियाज की। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये हमारे फूड को कैसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो जो पैनक्रियाज होता है वो दो सिस्टम्स पर डिपेंड होता है, दो सिस्टम के ऊपर ही ये वर्क करता है। ठीक है, वो दो सिस्टम कौन कौन से हैं? जो पहला है वो है एक्सोक्राइन सिस्टम, और जो दूसरा है उसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, क्या कहते हैं? पहला जो है एक्सोक्राइन सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों सिस्टम के बेस पे जो पैनक्रियाज है वो वर्क करता है हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए, हमारे फूड की। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सोक्राइन सिस्टम की। जो पैनक्रियाज का 99% वर्किंग होता है वो एक्सोक्राइन सिस्टम करता है, और जो पैनक्रियाज का 1% बाकी का वर्क रह गया वो करेगा एंडोक्राइन सिस्टम। तो एक्सोक्राइन सिस्टम में आखिर होता क्या है? 99% जो वर्किंग हो रही है एक्सोक्राइन सिस्टम की, एक्सोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? एक्सोक्राइन सिस्टम में ये होता है कि पैनक्रियाज में
कुछ जूस प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हमने लिवर वाले पोर्शन में पढ़ा था। तो हमने लिवर वाले वीडियो में पढ़ा था कि लिवर एक जूस प्रोड्यूस करता है जो कि आगे गॉल ब्लैडर में जाता है और फिर उसे ड्यूडिनम में जाकर हमारे जो फूड है उसमें से फैट को डाइजेस्ट करता है। उसी तरह से पैनक्रियाज में भी जूस प्रोड्यूस होता है। जूस का मतलब यहाँ पे है एंजाइम्स, ठीक है, कुछ एंजाइम्स बनते हैं जिसे हम जूस कह देते हैं, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस या फिर एंजाइम्स बनते हैं जो कि सेम बाइल जूस की तरह ड्यूडिनम में जाकर हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो इस सिस्टम को बोल देते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम। तो इस तरह से ये फंक्शन हो जाता है। सेकेंड है एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि 1% होता है। इसमें क्या होता है, हॉर्मोन्स बनते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्सोक्राइन सिस्टम में पैनक्रियाज में जूस यानी कि एंजाइम्स बन रहे थे, इसके ऑपोजिट एंडोक्राइन सिस्टम में पैनक्रियाज के अंदर हॉर्मोन्स बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे जूस जो था, एंजाइम था, वो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जाके हमारे फूड को डाइजेस्ट करना था। बट यहाँ पे क्या है, हॉर्मोन्स बन रहे हैं, ये डाइजेस्टिव ट्रैक में नहीं जाएगा, ये जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है। हमारे ब्लड के अंदर जाकर फिर आगे का अपना वर्क करेगा और मेनली जैसे रेगुलेट करता है शुगर लेवल को, हमारी बॉडी के शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। और इसके अलावा भी और भी काम है जो कि हम आगे बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं इन दोनों सिस्टम को 1 बाय 1 डिस्कस करूं आपके सामने, उससे पहले मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहती हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि वर्किंग में, फंक्शन में, तो हमें उसे खोलना पड़ेगा, पैनक्रियाज को खोलना पड़ेगा, तभी पता चलेगा उसके अंदर कैसे फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम पैनक्रियाज को खोल लेते हैं। तो पिक्चर में आप देखिए पैनक्रियाज है और इसके अंदर का जो सिस्टम है वो दिखाई दे रहा है, जिसमें एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों सिस्टम प्रेजेंट है। एक्सोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होते हैं। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जूस प्रोड्यूस करने का पोर्शन है पैनक्रियाज के अंदर, जहाँ पे एंजाइम्स बनते हैं। और सेकंड आप जो देख रहे हो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसमें जो ये आपको छोटे छोटे सेल प्रेजेंट है दिखाई दे रहे हैं, ये सेल ही हैं, ग्रुप्स होते हैं सेल के। और यही जो सेल होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं और इन्हीं सेल्स में से हार्मोन की प्रोडक्शन होती है। यही सेल जो है वो हार्मोन्स बनाते हैं जो कि हमारे ब्लड के फ्लो में जाकर मिलकर डाइजेशन में हेल्प करता है। तो पैनक्रियाज को हमने अंदर से देख लिया, दोनों सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है ये भी देख लिया। और अब हम 1 बाय 1 ये दोनों सिस्टम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्सोक्राइन सिस्टम, जो कि 99% वर्किंग होती है एक्सोक्राइन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम। तो जो एक्सोक्राइन सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें प्रोड्यूस होता है नेचुरल जूस, जिसे एंजाइम बोलते हैं। तो एंजाइम प्रोड्यूस होता है, एंजाइम को ही जूस बोल देते हैं, जूस को एंजाइम बोल देते हैं, कुछ भी आप इनमें से बोल सकते हो। तो एंजाइम वर्ड मैं यहाँ पर लेकर चलूँगी आगे भी, ठीक है। तो एंजाइम जो होता है ये प्रोड्यूस करते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम में और डाइजेस्ट करते हैं हमारे फूड को, ठीक है। ये जो एंजाइम बन रहे हैं, ये 3 तरह के एंजाइम बनाते हैं। पहला है लाइपेज, दूसरा है प्रोटीएज एंड थर्ड वन इज अमाइलेज। अब इन तीनों एंजाइम्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं लाइपेज एंजाइम। तो गॉल ब्लैडर के टॉपिक में आपने पढ़ा था, इसमें क्या होता है, बाइल जूस, गॉल ब्लैडर वाले में पढ़ा था, बाइल जूस प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर से होता हुआ ड्यूडिनम में जाकर फूड को डाइजेस्ट करता है। फूड में क्या डाइजेस्ट करता है, फैट को, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो लाइपेज होता है ना एंजाइम, लाइपेज ये क्या करता है, इस बाइल जूस के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। जो बाइल जूस है वो बना रहा है लिवर, लिवर ने बनाया बाइल जूस और पैनक्रियाज ने बनाया एंजाइम, कौन सा, लाइपेज, ये भी जूस है। लिवर ने बाइल जूस, पैनक्रियाज ने लाइपेज बनाया एंजाइम। तो पैनक्रियाज के द्वारा बनाया गया लाइपेज जो एंजाइम होता है, ये बाइल जूस के साथ मिलकर सेम यही वर्क करता है, ड्यूडिनम में जाकर फैट को डाइजेस्ट करता है। तो ये बिल्कुल आपके लिए सिंपल है लाइपेज का पोर्शन को याद करना, क्योंकि सेम बाइल जूस वाला ही सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। पैनक्रियाज ने जो लाइपेज बनाया वो मिक्स हो जाएगा बाइल जूस के साथ, जो कि लिवर बना रहा था। बाइल जूस के साथ मिक्स होने के बाद सेम ड्यूडिनम में फूड में से फैट को डाइजेस्ट करेगा। ये वही बाइल जूस के साथ मिलकर वही वाला काम निपटा देता है जो बाइल जूस कर रहा होता है, ठीक है। तो सेम इसका वर्क बाइल जूस वाला ही है, बाइल जूस के साथ मिलेगा, ड्यूडिनम में जाकर फूड को डाइजेस्ट करेगा। फूड में से क्या डाइजेस्ट करेगा, फैट। मतलब ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं, ठीक है। बात करेंगे कि लाइपेज, अगर बॉडी में लाइपेज का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। आपको पता है हमारी बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत है अगर वो कम होनी स्टार्ट हो जाए तो बॉडी में प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है। लाइपेज कम हो जाए हमारी बॉडी में, जब हमारी बॉडी में लाइपेज बनना कम हो जाए, ये एंजाइम बनना कम हो जाए, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। डायरिया एंड फैटी बॉयल मूवमेंट के जैसे प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी में। प्रोटीएज की बात करें तो प्रोटीएज किस चीज़ को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन्स को, ठीक है। हमारे फूड में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उसे ब्रेक डाउन करेगा और बॉडी में डाइजेस्ट करवाने का काम करेगा। और इसके अलावा जैसे देखिए प्रोटीएज है, प्रोटीएज से प्रोटीन,
तो प्रोटीएस पी से प्रोटीन पी से दोनों सेम सेम हो गए। प्रोटीएस डाइजेस्ट कर रहा है प्रोटीन्स को, याद रखना आसान हो गया। और इसके अलावा प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करवाने के अलावा जो प्रोटीएस का वर्क है, एंजाइम का वर्क है, वो एक ये भी है कि ये हमारी बॉडी को जर्म से प्रोटेक्ट करता है। बॉडी के इंटेस्टाइन के अंदर कुछ जर्म्स अगर प्रेजेंट हैं तो उससे भी ये प्रोटेक्शन करता है प्रोटीएस, ठीक है। कौन प्रोटेक्शन करता है? प्रोटीएस प्रोटेक्शन करता है जर्म से। जर्म कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया या फिर यीस्ट, ऐसे ऐसे जर्म्स जो इंटेस्टाइन में अगर प्रेजेंट है तो उनसे ये प्रोटेक्ट करता है। कौन? प्रोटीएस। तो दो काम हो गए, ब्रेक डाउन करता है एंजाइम को और प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया एंड यीस्ट जैसे जर्म से। अच्छा, अगर प्रोटीएस डिक्रीज हो जाए हमारी बॉडी में क्या होगा? तो प्रोटीएस की मात्रा अगर कम हो जाती है तो क्या होता है? ये जैसे कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है तो यही प्रोटीएस ही कम हो जाएगा। लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीएस, लेस डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की जो डाइजेशन होगी, ब्रेकडाउन होगा, वो भी कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी और इससे आने वाली प्रॉब्लम्स होती है जैसे एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म, क्योंकि प्रोटीन्स कम बनेंगे, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होना कम हो जाएगा। इससे क्या होगा? अनडाइजेशन हो जाएगा, फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। तो बॉडी में इससे एलर्जिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इससे प्रोटीन्स की मात्रा कम होने से। इसके बाद करते हैं अमाइलेज। थर्ड वन इज अमाइलेज एंजाइम। अमाइलेज ब्रेकडाउन करता है स्टार्च को, ठीक है। स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और किस में कन्वर्ट कर देता है? आप सबको जैसे पता है, स्टार्च ब्रेक डाउन होकर बॉडी में कन्वर्ट किस में हो जाता है? शुगर में, ठीक है। तो अमाइलेज जो है हमारी बॉडी में फूड में से स्टार्च को ब्रेक डाउन करके उसे शुगर में कन्वर्ट करता है और इस तरह से स्टार्च की डाइजेशन करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये जो शुगर है वो आगे फर्दर बॉडी के द्वारा एनर्जी के लिए यूज कर लिया जाता है, ठीक। और अगर अमाइलेज की मात्रा कम हो जाती है, अमाइलेज डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है? हमारी बॉडी में अनडाइजेशन हो जाती है और इसकी अनडाइजेशन से डायरिया जैसी ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमने तीन तरह के एंजाइम्स किए, लाइपेज, प्रोटीएज, अमाइलेज, जो कि कहाँ पे बन रहे हैं? एक्सोक्राइन सिस्टम है पैनक्रियाज के अंदर, जिसे हम पैनक्रियाटिक जूस भी कह देते हैं। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये 1% सिस्टम है जो 1% वर्क करता है, जिसमें हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है और ये हार्मोन्स कहाँ पे जाते हैं? सीधा ब्लड में जाते हैं। जबकि जो एक्सोक्राइन सिस्टम था उसमें बनने वाले एंजाइम्स जो थे वो कहाँ पे जा रहे थे? वो डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव ट्रैक में जा रहे थे, ड्यूरिनम में जाकर फैट को डाइजेस्ट कर रहे थे, सेम जैसे बाइल जूस करता है। तो इसमें यही डिफरेंस है कि एक्सो जो होगा वो डाइजेस्टिव ट्रैक में काम कर रहा होगा, बट जो एंडो सिस्टम में है, एंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हार्मोन्स बनते हैं, वो कहाँ पे जाते हैं? सीधा ब्लड में जाते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक में नहीं जाएंगे। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। और जैसे कि मैंने आपको पैनक्रियाज का डायग्राम दिखाया था, उसके अंदर छोटे छोटे सेल प्रेजेंट होते हैं और यही सेल जो होते हैं, जो ये सेल प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाज के अंदर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। एक तो होता है बीटा सेल्स, सेकंड होता है अल्फा सेल्स और थर्ड एक और प्रेजेंट होता है जी सेल्स। तो ये सेल जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और वो हार्मोन जो होते हैं ब्लड में मिलकर आगे की प्रोसेस और फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से अब ये कर लेते हैं कि हार्मोन्स जो बन रहे हैं वो कौन कौन से हार्मोन्स बन रहे हैं और इनमें से कौन से सेल कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने एक्सोक्राइन में किया था सिस्टम में कि 3 तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे थे, उसी तरह से एंडोक्राइन सिस्टम में प्रोड्यूस होगा हार्मोन। तो पैनक्रियाज क्रिएट करते हैं हार्मोन्स, हार्मोन्स बनाते हैं, इन्हें कहते हैं पैनक्रियाटिक हार्मोन्स। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये 3 तरह के हार्मोन्स बनाते हैं, पैनक्रियाज हार्मोन्स बनाते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। कौन कौन से? फर्स्ट जो है उसको कहते हैं इंसुलिन, एक तो इंसुलिन बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं ये ग्लूकागन, ग्लूकागन, और जो थर्ड हार्मोन है उसका नाम है गैस्ट्रिन, साथ में लिखेंगे अमाइलिन, ये दोनों साथ में है। तो फर्स्ट हो गया इंसुलिन, ग्लूकागन एंड थर्ड गैस्ट्रिन एंड अमाइलिन। तो ये हार्मोन मैंने आपको बताया था सेल से बनते हैं और वो 3 तरह के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा और एक होता है जी सेल्स। तो ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाज के अंदर जो कि इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन करते हैं। जो इंसुलिन होता है वो प्रोड्यूस होता है बाय बीटा सेल्स, ठीक है। इंसुलिन बनेगा बीटा सेल्स के द्वारा। 75% ऑफ बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था जो अमाइलेज एंजाइम था वो क्या करता था? स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा था इस चीज़ में, शुगर में। तो ये जो शुगर बनता है मैंने आपको बताया कि ये बॉडी के द्वारा एनर्जी के लिए यूज़ कर लिया जाता है। तो ये जो शुगर है इसे एज अ एनर्जी यूज़ करवाएगा कौन? ये इंसुलिन, जो कि यहाँ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है बीटा सेल के द्वारा। तो इंसुलिन का जो काम हो गया, क्या हो गया? शुगर को यूज़ करना फॉर
एनर्जी इन आवर बॉडी ड्यूरिंग डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है, तो क्या होगा? वैसे इंग्लिश में इसे कहते हैं डायबिटीज, ठीक है। तो डायबिटीज की प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं इससे, अगर बॉडी में इंसुलिन की जो मात्रा है वो कम होनी स्टार्ट हो जाए, शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड जो हार्मोन है वो है ग्लूकागन, और ये कौन से सेल से प्रोड्यूस होता है? अल्फा सेल। पैनक्रियाज में जो अल्फा सेल प्रेजेंट होते हैं, अल्फा सेल, उससे बनता है ग्लूकागन, ठीक है। पैनक्रियाज के अंदर 20% ऑफ जो सेल होते हैं अल्फा सेल, वो ग्लूकागन की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागन हार्मोन। तो इसका जो काम क्या होता है, जब हमारी बॉडी में शुगर का लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है, तब ये लिवर को मैसेज देता है कि बॉडी में शुगर का लेवल कम होना स्टार्ट हो गया है, इसलिए आपके पास जो स्टोर किया हुआ शुगर है प्लीज वो प्रोड्यूस करें और बॉडी में जो शुगर है उसके लेवल को बैलेंस करें। तो ये मैसेज देता है किसे? लिवर को, क्योंकि लिवर में क्या होता है, कुछ शुगर की मात्रा होती है जो वो स्टोर करके रखता है अपने पास। जब भी आपके शरीर में शुगर की मात्रा कम होती है तब लिवर वो शुगर आपकी बॉडी को देता है। तो मैसेज ले जाने का काम किसका हो गया? ग्लूकागन का हो गया। तो इसका काम हो गया मैसेज देना, किसको? लिवर को। इसलिए जब आपकी बॉडी में शुगर की मात्रा कम हो जाती है तो वो कहता है कि आपके पास जो स्टोर शुगर है, स्टोर किया हुआ शुगर है, उसे प्रोड्यूस करें हमारी बॉडी की शुगर की कमी को पूरा करने के लिए। तो इसका काम हो गया मैसेज देने का। इसलिए हार्मोन्स जो होते हैं उनका डाइजेशन के साथ साथ मैसेजिंग का भी काम हो गया, ठीक है। दो काम हो गए, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करना, दूसरा मैसेज को ट्रांसफर करना। स्टमक को स्टिमुलेट करना किस चीज़ के लिए? गैस्ट्रिक एसिड बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? गैस्ट्रिक एसिड बनाने के लिए। गैस्ट्रिक एसिड कहाँ पे बनता है? स्टमक के अंदर बनता है, और बनाने के लिए कौन कहता है? गैस्ट्रिन। जो जी सेल्स होते हैं वो वैसे तो स्टमक पे प्रेजेंट होते हैं, वहीं पर वो स्टमक को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो गैस्ट्रिक एसिड बना सके। लेकिन कुछ जो गैस्ट्रिन होता है, जी सेल्स होते हैं, वो पैनक्रियाज में भी प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस्ट्रिन की फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए जी सेल्स को यहाँ पे, गैस्ट्रिन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है पैनक्रियाज के टॉपिक में, ठीक है। तो ये वाले सेल भी स्टिमुलेट करते हैं ताकि स्टमक हमारी जो है वो गैस्ट्रिक एसिड बना सके। तो गैस्ट्रिन का वर्क ये हो जाता है। अमाइलिन की बात करें तो अमाइलिन जो होता है वो सेम बीटा सेल से बनता है। बीटा सेल्स क्या बना रहे थे? इंसुलिन बना रहे थे, ठीक है। तो यही बीटा सेल ही अमाइलिन बनाते हैं, और अमाइलिन का जो काम है वो क्या है? एपेटाइट का, और दूसरा है एम्पटिंग स्टमक, मतलब आपको जो भूख लगती है और आपका पेट जो खाली होता है, तो इन दोनों में जो वर्किंग है वो किसकी होगी? अमाइलिन की होगी। तो इस तरह से गैस्ट्रिन और अमाइलिन ये दोनों हार्मोन भी कवर हो जाते हैं। तो ये चार तरह के हार्मोन्स थे जो प्रोड्यूस करते हैं पैनक्रियाज, और इस सिस्टम को क्या कह देते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। इससे पहले वाले सिस्टम में हमने पढ़ा कि एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इस एंजाइम्स प्रोड्यूस होने की सिस्टम को कह देते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम, जो कि हमने पहला पढ़ा था, एक्सोक्राइन सिस्टम। तो इस तरह से हमने एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिस्टम दोनों कवर कर लिए हैं। तो इसी के साथ जो है पैनक्रियाज का जो टॉपिक है यहीं पर खत्म होता है, जिसमें हमने पढ़ा कि पैनक्रियाज कहाँ होता है, क्या होता है, कैसा दिखाई देता है, और इसके अंदर कौन से सिस्टम होते हैं, और वो वर्क कैसे करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आप सबको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।